हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कहां तक भाई? ये तक आप लोगों ने पढ़ा था कि एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। उसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में किसी को कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो आप पूछेंगे जरूर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया सेल ऑर्गेनल जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में ही पाई जाती है। मतलब सबसे पहला डिफरेंस अगर आपको एनिमल और प्लांट सेल में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती और प्लांट में प्लांट के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। ठीक है, आउटर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल इन एनिमल इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लेयर इन अ प्लांट सेल, सेल वॉल। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें? क्या प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये एक्स्ट्रा एक लेयर है सेल वॉल का। समझ आ रहा है क्या? सेल वॉल एक एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर यहां पर देखो, यहां पर लिखा है ना सेल मेम्ब्रेन, है ना? ये सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है और यहां पर क्या है? सेल वॉल सबसे बाहर वाला पाया जाता है। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। देखो क्या लिखा हुआ है, द सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्या होता है भैया? एक रिजिड आउटर स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब क्या होता है? मजबूत, है ना, हार्ड सा आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग है, फाउंड इन प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ प्लांट में नहीं, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और फंगस में भी पाया जाता है। ठीक है, क्या प्लांट में जो सेल वॉल पाया जाता है ये हमेशा किस चीज का बना होता है भाई? सेलुलोज का बना होता है। आप अपने नोट्स में कहीं नोट करिएगा, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है ये बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, पेप्टाइडोग्लाइकन का। और जो फंगस में बनता है ये काइटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसका बनता है काइटिन। ठीक है, याद रखिएगा कि प्लांट में ही सिर्फ सेल वॉल नहीं पाया जाता, एनिमल में नहीं पाया जाता अलग बात है, लेकिन सिर्फ प्लांट पाया जाता ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के बाहर भी सबसे पास सेल वॉल लगा होता है। ठीक है, क्या इसी चक्कर में पहले बैक्टीरिया को भी प्लांट मान लिया गया था, है ना? बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उसके लिए एक अलग किंगडम, प्लांट किंगडम नहीं, एक उसके लिए मोनेरा किंगडम बनाया गया, किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया को रख दिया गया, है ना? पहले मतलब बैक्टीरिया को भी प्लांट ग्रुप का ही माना जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखा गया किसकी सेल में सेल वॉल है, जिसके में नहीं है। जिसके में नहीं था उसको एनिमल बोल दिया गया, जिसमें था उसको प्लांट बोल दिया गया। तो बैक्टीरिया वगैरह भी प्लांट में ही आ गए गलती से बेचारे। तो क्या लिखा? इट इज लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? और ये क्या करता है भैया? स्ट्रेंथ देता है, थोड़ा मजबूती देता है। प्लांट की सेल थोड़ा मजबूत होती है ना। इसकी एनिमल की जैसे स्किन है, तो यहां पर आप ऐसे उंगली लगाएंगे तो क्या हुआ? देखो ये धंस जा रहा थोड़ा सा। समझ में आ रहा है क्या? यहां लगाओ धंस जाएगा। लेकिन किसी प्लांट के किसी पार्ट को ऐसे करके देखो, है ना, हो सकता है आपका ये उल्टा धंस जाए अंदर। प्लांट में नहीं धंसा पाएंगे आप। क्यों? क्यों? क्योंकि उस प्लांट की जो सेल है उसमें बाहर क्या पाया जा रहा है? सेल वॉल पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? इसीलिए थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट मेनली ऑफ सेलुलोज। प्लांट हमने बताया ये सेलुलोज का बना होता है, जबकि फंगल सेल किसका बना होता है भाई? काइटिन का बना होता है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ये दो चीजें, बैक्टीरिया ने लिखा, बैक्टीरिया ने लिखा दिया, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, सेल वॉल किसका बना होता है ये ध्यान रखिएगा। जो सेल वॉल है ये फ्रीली परमिएबल है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन था, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसा था? सेलेक्टिवली परमिएबल। वो अपने आसपास हर मटेरियल को आने जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। लेकिन ये कैसा है? फ्रीली परमिएबल है। किसके लिए? वाटर के लिए, सॉल्यूट के लिए, गैसेस के लिए, सब के लिए फ्रीली परमिएबल है। कोई भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? सेल के अंदर नहीं चला जाएगा, क्योंकि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की बात हो रही है खाली। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पे तक कोई पहुंचेगा तो फिर वहां से सिलेक्टिवली अंदर जाने के मिलेगा। समझ में आ रहा है कार्तिक? नहीं हेल्प कार्तिक फेमस हो गया फालतू में, है ना? ठीक है, सबको फेमस करेंगे। तो सेल वॉल इज हेल्पिंग विदस्टैंड सराउंडिंग मीडियम विदाउट बस्टिंग। सेल वॉल क्या करता है? अच्छा, हम लोगों ने इसके पहले
पढ़ा कि ऑस्मोसिस में, है ना, पता नहीं आपने ऑस्मोसिस पढ़ा नहीं पढ़ा भाई? कोई भी सेल होती है, अगर इस पे जो सेल मेम्ब्रेन है ना, बाहर से वाटर कंटेंट अगर जाता है तो धीरे धीरे फूलने लगती है ना, और फूल करके एक लिमिट आएगी, क्योंकि पानी अंदर जाते रहेगा तो क्या करेगा, बस्ट कर जाएगा ये, ठीक है। एनिमल सेल्स, कोई भी एनिमल सेल बस्ट कर जाती है अगर आपके खून में पाई जाने वाली आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरसीबी नहीं, क्या आरबीसी, आईपीएल चल रहा है तो सब आरसीबी चल रहा होगा। कोई भी एनिमल सेल है, आरबीसी मान लेते हैं, तो आरबीसी को अगर आप प्लेन वाटर में डाल दें तो आरबीसी फूलेगी पहले और फट जाएगी अंदर। तुम समझ रहे हो क्या? अगर किसी को पानी मुंह के थ्रू पिलाने के बजाय प्लेन वाटर क्या मार दें, इंजेक्ट कर दें, नस में डाल दें, तो क्या होगा मालूम है? वो डायरेक्ट खून में पानी जाएगा, है ना, और खून में मौजूद जो सेल्स हैं, आरबीसी हैं, वो धीरे धीरे स्वेल कर लेंगी, फूलने लगेंगी। फूल करके क्या होगा, बस्टिंग तक पहुंच जाएंगी अगर ज्यादा पानी आपने चढ़ा दिया तो किसी को। अब जो ग्लूकोज वो देखते हो ड्रिप सेट चलता है ना, तो वो उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, वो उसमें कंसंट्रेटेड उसी उतनी ही कंसंट्रेशन का जो कंटेंट होता है वही उसमें पड़ता है जितनी कंसंट्रेशन का ब्लड में आपके कोई भी है। जैसे मान लीजिए उसमें NS पड़ता है, नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं। नॉर्मल सलाइन मतलब उसमें NaCl का सोल्यूशन होता है। NaCl कितना सोल्यूशन? 0.9% का सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में भी 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ब्लड अगर आप टेस्ट करेंगे, किया है कभी, तो हल्का सा नमकीन लगता है, क्योंकि उसके अंदर 0.9%, आप रफली 1% समझ लीजिए, क्योंकि ब्लड की बात है, इसलिए 0.9% उसमें पाया जाता है। तो देखो आगे हम लोग सेल वॉल पढ़ लिए। सेल वॉल के समय अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है? पहला काम तो क्या होगा? रिजिडिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? रिजिडिटी प्रोवाइड करना। रिजिडिटी प्रोवाइड मतलब मजबूती देना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना। कोई भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको मजबूती थोड़ा मिलेगी, इसी को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल। जो सेल का शेप आता है आमतौर पर हेक्सागोनल शेप इसका होता है, ऐसा आमतौर पे प्लांट सेल ऐसा दिखता है ना, हर प्लांट सेल जनरली। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और सबसे जनरल शेप जो है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप होता है ऐसे प्लांट का। कैसा हो सकता है? ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है ना। आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सारी प्लांट सेल जनरली किस सेल की शेप की होती है, तो रेक्टेंगल लगाएंगे उसमें, आगे क्वेश्चन में दिखाएंगे आपको, ठीक है क्या? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दो शब्द है देखो, प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस समझोगे, डीप्लाज्मोलिसिस ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस क्या है देखो, व्हेन द लिविंग प्लांट सेल क्या डेड भी हो सकती है ना। जो पहली बार सेल खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, दैट सेल वाज अ डेड सेल, लेकिन तब भी था। लेकिन अगर वो सेल, प्लांट की सेल अगर लिविंग है तो क्या होगा उसके अंदर? इट लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू उसके अंदर का वाटर निकल जाएगा, है ना। ऑस्मोसिस के थ्रू कौन सी ऑस्मोसिस होगी? एंडोस्मोसिस की एक्सऑस्मोसिस? एक्सऑस्मोसिस, पानी इसके अंदर सेल से बाहर निकल रहा है। एक्स मतलब बाहर होता है, एग्जिट, है ना, इन, एंट्री। एंडोस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर कुछ मटेरियल अंदर आता है, एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जाता है। समझ आ रहा है क्या? एक्स मतलब एग्जिट समझिएगा। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू जो लिविंग प्लांट सेल है उसका वाटर क्या होता है? बाहर चला जाता है। एंड द कंटेंट्स ऑफ द सेल आर रिड्यूस्ड और कंट्रैक्टेड। उसके अंदर अच्छा किसी के अंदर मटेरियल के अंदर पानी भरा है और चीज भरी है, पानी बाहर गया तो जो अंदर चीज बचा वो तो थोड़ा सिकुड़ जाएगा ना, समझ रहे? तो और सिकुड़ जाएगा। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। मतलब सेल के अंदर का पानी निकल जाने को ही सेल अब प्लाज्मोलाइज स्टेट में आ गई है, और प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। गांव वाली भाषा में झुरा जाना सेल का ही क्या है? झुराना मतलब समझ रहे, पानी उड़ जाना उसका, है ना। तो सेल के अंदर का पानी निकल गया तो सेल कैसी हो गई? प्लाज्मोलाइसिस हो गई। Thus, the shrinkage of protoplasm from the cell wall due to exosmosis is called plasmolysis। इसी को जो प्रोटोप्लाज्म अंदर सिकुड़ जा रहा है एक्सोस्मोसिस के थ्रू जो पानी निकल रहा है उसके बावजूद, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। कह रहे हैं इफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल,
प्लाज्मोलाइज सेल कौन सी है? जिसके अंदर का पानी निकल चुका है, झुराई हुई सेल्स। इफ अ प्लाज्मोलाइज सेल इज इमीडिएटली केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर ऐसे सॉल्यूशन में भर दिया जाए जिसमें पानी ज्यादा हो, है ना, इसकी कंपैरिजन में, तो क्या होगा? द सेल रीगेन्स द ओरिजिनल शेप, वापस फिर से वो शेप आ जाएगा। लेकिन यहां पर सब देखिए भैया, क्या लिखा है? इमीडिएटली आपको रखना है, देर तक रखोगे तो मर जाएगी तब तक। समझ में आ रहा है? इमीडिएटली, तुरंत वो प्लाज्मोलाइज पानी निकला, तुरंत उसको रख दो यहाँ पर, तो फिर से वो जिंदा हो जाएगी, अपना जो भी उसका शेप था, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, कुछ भी, तो वापस उसको पा जाएगी। कौन से सॉल्यूशन में रखा जाएगा? हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन उसकी। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें रखा जाएगा, विच इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। वापस अपने शेप को रीगेन कर लेने को क्या बोलते हैं? डीप्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस मतलब उसके अंदर का वाटर कंटेंट निकल जाना और प्रोटोप्लाज्म अंदर जो है उसको सिकुड़ जाना, और इमीडिएटली अगर कहीं रख देंगे तो सिकुड़ा हुआ फिर से वापस रीगेन करना है, डीप्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। समझ में आ रहा है क्या? दोनों सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है? सेल वॉल जो होता है ये कैसा होता है? नॉन लिविंग बाउंड्री है। सेल वॉल क्या है? जो लेयर है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, इसका कोई भी जीवन नहीं होता। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है? लिविंग होता है। बाउंड्री वॉल लिख दिया, वॉल मतलब दीवार होता है, सेल वॉल मत समझ लेना, ठीक है, लेयर लिखना चाहिए। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल्स ओनली, ओनली नहीं, अभी तुम समझ गए ना कहां पाया जाता है। लेकिन अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करते हैं तो यहां होता है। इसके साथ साथ, प्लांट के साथ साथ बैक्टीरिया और फंगस में भी पाया जाता है सेल वॉल, ठीक है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन तो पाया जाता है कि नहीं भाई? ये किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। प्लांट में जब पाया जाता है सेलुलोज में, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन, फंगस में काइटिन, याद रखना। ये किस चीज का बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड का प्रोटीन होता है, एक लिपिड का लेयर होता है और बीच में एक प्रोटीन का लेयर होता है ढेर सारा, बीच में फिर से प्रोटीन का लेयर होता है, सॉरी लिपिड का लेयर होता है। लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, दो ऊपर से लिपिड लिपिड, इसलिए लिपिड बाइलेयर बोलते हैं इसको, समझे। और एक भाई साहब थे, इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको सैंडविच मॉडल कहा था उन्होंने। क्योंकि सैंडविच क्या होता है? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में किसी भी चीज का सैंडविच बना लो। फिर अगला पॉइंट देखिए भैया, इट इज परमिएबल बाउंड्री वॉल। ये परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल। परमिएबल कैसा? फ्रीली, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई मतलब नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर रोक टोक है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये सिलेक्टिव मतलब कुछ ही चीजों को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की अनुमति है। ये क्या होता है? इट इज फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है सेल वॉल, लेकिन ये क्या है? इट इज फाउंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सबसे बाहर पाई जाएगी, क्योंकि एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में भी होती है, तो साइटोप्लाज्म जो है उसके जस्ट बाहर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से ही कवर्ड होता है। अगला अगर बात करें टॉपिक का, एक नया हमारे पास सेल ऑर्गेनल होगा जो बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनल है ना। इसको सेंटर में पाया जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको। और ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये फोटो भी सामने आपको दिख रहा होगा, है ना। न्यूक्लियस क्या है? लार्ज होता है, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। सेल के अंदर का ऐसा कंपोनेंट है जो गोल गोल होता है, स्फेरिकल होता है, बीच में होता है एकदम और बड़ा होता है। द न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड बाई अ डबल लेयर। पूछा जाता है इसमें कितनी लेयर होती है? डबल लेयर, आउटर और इनर लेयर, है ना। डबल होगा तो जो बाहर वाली लेयर है उसको आउटर बोलते हैं और अंदर वाले को इनर लेयर बोलते हैं, ठीक है क्या। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो तरह की, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है क्या। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, बीच बीच में कुछ छेद होते हैं उसमें, दैट अलाउ मटेरियल टू पास फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। अंदर से बाहर कोई भी मटेरियल आने को, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर जाने के लिए यहाँ पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। लिखा है इसमें, नहीं लिखा, इसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इसमें कहीं है क्या? ये देख, इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है पूरा पूरा, है ना, पूरा न्यूक्लियस बनाया है। ये अंदर न्यूक्लियोलस लिखा है, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? देयर इज अ स्मॉल, छोटा सा
dense structure located within the nucleus of यूकैरियोटिक सेल्स, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसको न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा सेल के बीचों बीच क्या पड़ जाता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीचों बीच क्या पड़ जाता है, न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन, हेंस एक्ट एज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। इसमें ढेर सारी प्रोटीन होती है, इसलिए ये राइबोसोम बनाता है। और प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है ना। राइबोसोम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। और राइबोसोम जो है, राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम्स फैक्ट्री, है ना। न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बनता है, राइबोसोम पे प्रोटीन बनाता है, किसी भी तरह की प्रोटीन हमारे सेल में जो बनती है। समझ में आ रहा क्या, न्यूक्लियोलस दस इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। यहाँ छुपा हुआ है इसलिए हमने ऊपर लिखा फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलता है इसको। ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियस पोर दिखाया गया, ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, ये आउटर, ये इनर हो सकता है ना। इसके अंदर कुछ बहुत छोटे-छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको फाइब्रिल्स बोलते हैं, और कुछ क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, क्रोमैटिन डिफ्यूज, जिसको डिफ्यूज मतलब छितराया हुआ कहीं पर भी है। और इसके अंदर कैरियोप्लाज्म या इसी को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। मेन शब्द न्यूक्लियोप्लाज्म है, कैरियोन मतलब भी न्यूक्लियस होता है, कैरियोप्लाज्म बोल सकते हैं। जैसे सेल के अंदर का कंटेंट या लिक्विड कंटेंट जो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ ग्रेनुल्स पाए जाते हैं उसके अंदर, क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं। पढ़ना है कि क्रोमोसोम का चीज है। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ाया आपको कि क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल वहां लिखा था। क्रोमैटिन मटेरियल किसका बना होता है भाई, क्रोमोसोम्स का बना होता है ना। ये क्रोमोसोम क्या चीज है, क्रोमोसोम में दो शब्द है, एक है क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर, या कलर्ड चीज को क्रोमा बोलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, देखो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विद इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अंदर कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर जो है उसी का बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं। उस धागे लाइक स्ट्रक्चर में है क्या, इट कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कहां से पैदा हुए, किस खानदान के तुम हो, ये उसी धागे के अंदर ये बात लिखी हुई है। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, जो इनको पढ़ लेता है उसको जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, क्योंकि उसकी कोड्स भाषा में लिखा होता है ना। लैंग्वेज अलग होता है, उसके अंदर कोडिंग होती है। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये किसके बनाते हैं, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। एंड विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब हो रहा था, एक सेल से दूसरा सेल ही बनता है। सेल थ्योरी पढ़ा, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई सेल बन रहा है उसके पहले कोई सेल होगा, तो ये सेल जब बन रहा होगा तो सेल डिवाइड होगी तो बनेगा, उसी दौरान ये दिखता है। ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग एंड कंट्रोल वेरियस सेल एक्टिविटीज। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है मम्मा पप्पा के ढेर सारे कैरेक्टर्स, या मम्मा पप्पा के थ्रू उनके भी मम्मा पप्पा, और उनके भी उनके मम्मी पप्पा के सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर भी आते हैं। ये किसके थ्रू आते हैं, इसी क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं। तो हम लोग के अंदर कुछ भी कैरेक्टर हो, कैरेक्टर इन द सेंस की बॉडी कलर और आँख का कलर, हेयर का कैसा पैटर्न है आपका, इवन आपके बात व्यवहार में भी वो चीज झलकती है ना। बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे रहेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो फला खानदान का है, तो वो खानदान के बच्चे अच्छी होते हैं। अब हम लोग आगे बात करें न्यूक्लियोइड्स क्या चीज है। ये चीज तो न्यूक्लियोइड्स क्या होता है भैया, इर्रेगुलर शेप्ड रीजन है, कहां पर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे बैक्टीरिया के, जहां पर सेल का जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड होता है ना। एनिमल्स में, एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एनिमल में भी होगा ये, जहां पर क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो जगह का नाम है जहां पर ये क्रोमोसोम्स मौजूद है। छोटा सा जान लो जीन क्या होता है। जीन्स जो हम लोग पहनते हैं वो जीन नहीं है, वो जीन्स पहनने वाला ये होता है, ठीक है, ये जीन्स है। ये क्या होता है, जीन्स आर द फंक्शनल पोर्स ऑफ डीएनए या फंक्शनल डीएनए सेगमेंट। पूरा क्रोमोसोम ढेर सारे डीएनए का उसमें होते हैं, है ना। अब वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो है उसको जीन्स बोलते हैं। हर कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार है, और सारे कैरेक्टर हमारे अंदर इनबिल्टेड है ना। वो सारे जीन मिलकर के ही क्या बन जाता है, डीएनए बनता है। क्या बनता है, डीएनए। न्यूक्लियस का फंक्शन पढ़ लेते हैं, है ना। फंक्शन न्यूक्लियस क्या होता है भैया, इट इज द चीफ
कंट्रोलिंग सेंटर, इसलिए ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कंट्रोलिंग सेंटर। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ब्रेन है यही सब कुछ चला रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है पूरा। इस तरह से सेल की कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल करता कौन है, कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है क्या? इट इज इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से, है ना। कैरियोकाइनेसिस कहां से होगी? मतलब सेल जब डिवाइड होती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इस तरह से पूरी सेल डिवाइड हो जाती है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस डिवीजन का आएगा। एंड डेवलपमेंट बिकॉज इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, क्योंकि उसमें अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं डीएनए के रूप में। समझ में आ रहा है क्या? न्यूक्लियस कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द सेल। वही है, सेल के अंदर कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब रेस्पिरेशन, है ना, एनर्जी फॉर्मेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रहा है ना, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, कुछ भी हो रहा है वो सब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। इवन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के अंदर जो हो रहा है एंड कैरेक्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आर क्रूशियल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटीन सिंथेसिस भी कंट्रोल इसी करता कौन है? राइबोसोम करता है, लेकिन किसके कंट्रोल में करता है? न्यूक्लियस, क्योंकि सब कुछ कंट्रोलर तो यही है ना भाई। हम लोग भी कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन किसके कंट्रोल के हिसाब से कर रहे हैं? ब्रेन के हिसाब से कर रहे हैं, है ना। नहीं तो कुछ भी आदमी पगला जाता। इसलिए ब्रेन होना जरूरी है, ब्रेन होना और एक अच्छा ब्रेन होना ये ज्यादा जरूरी है। और न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए। वही है, सेलुलर डिवीजन ही सेल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इस तरह से ये सारा फंक्शन किसका है भैया? न्यूक्लियस का है। इस तरह से आज हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर मेनली पढ़ा, एक सेल वॉल पढ़ा और एक न्यूक्लियस पढ़ा। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और किसी और टॉपिक में आपको दिलचस्पी है तो आप उस टॉपिक के बारे में भी कमेंट में लिखिएगा कि सर ये टॉपिक पढ़ाया जाए, तो आपको वो टॉपिक भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो के अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय, गुड लक, टाटा।